नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। अपनी चर्चा चल रही थी समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त के बारे में अपन लोगों ने काफ़ी डीप जाकर के पढ़ने की कोशिश की और अपन लोगों ने जाना कि किस तरीके से समुद्रगुप्त साम्राज्य का विस्तार करता है और आक्रामक नीति अपनाता है। और इसी आक्रामक नीति के कारण विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को क्या बोलता है? भारत का नेपोलियन बोलता है। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त ने अपना क्या किया था? साम्राज्य विस्तार किया था, जिसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की है। तो पिछले वीडियो की यदि अपन चर्चा करें ना, तो अब तक अपन ने समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या जान लिया है, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे। सबसे पहली चीज अपन लोगों ने क्या चीज बात की है? समुद्रगुप्त की जानकारी का जो स्रोत है, स्पेशली अपन ने प्रयाग प्रशस्ति को जाना है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को जाना है। पहली चीज प्रयाग प्रशस्ति को अपन लोगों ने अच्छे से समझा है। उसके जितने भी श्लोक हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ अपन लोगों ने जानी है। इसके अलावा अपन लोगों ने समुद्रगुप्त के सिक्कों की चर्चा की है। स्पेशली अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है कि समुद्रगुप्त के सिक्के के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अपन ने चर्चा की है। सिक्कों के ऊपर समुद्रगुप्त की हमें उपाधियां भी देखने को मिलती है। इसी के तहत अपन कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की उपाधियां हमें देखने को मिल जाती है और भी कई सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। फिर अपन लोगों ने समुद्रगुप्त की फैमिली के बारे में तो जानते ही हैं, उसको तो कोई लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद में अपन लोगों ने साम्राज्य विस्तार की चर्चा की है समुद्रगुप्त के। तीसरा पॉइंट अपना साम्राज्य विस्तार, और काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से इसका साम्राज्य का विस्तार होता है। साम्राज्य के विस्तार की चर्चा अपन लोगों ने काफ़ी डीप तरीके से की है। अब अपन चर्चा करने वाले हैं आगे की। और आगे की क्या चर्चा करेंगे? साम्राज्य विस्तार के अंदर मैंने क्या बताया, इस तरीके से आप याद रखा करो। कोई भी हो साम्राज्य विस्तार करेगा, या तो उत्तर की तरफ जाएगा, या दक्षिण की तरफ जाएगा, या पूर्व की तरफ जाएगा, या पश्चिम की तरफ जाएगा। याद करने का सीधा सा तरीका है। उसने दक्षिण में भी साम्राज्य किया था। दक्षिण के अंदर मैंने बताया आपको दक्षिणापथ अभियान चलाया था। मध्य का जो एरिया था उसको आर्यावर्त क्षेत्र कहा जाता था, उस पर भी उसने अभियान चलाया था। पूर्व की तरफ बात करें तो उसने बंगाल और आसाम पर भी चलाया था। पश्चिम की बात करें तो इसने कुषाणों और शकों को भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं और अपन लोगों ने जाना, ठीक है। फिर अपन लोगों ने पश्चिम के अंदर ही कुछ क्षेत्र देखे थे जिनके अंदर अपन लोगों ने 9 जो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है उसमें 9 राज्यों का उल्लेख हमें देखा था, है ना। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था मालव, योधेय, अर्जुनायन, इन सब चीज़ों की अपन लोगों ने पश्चिमी सीमांत प्रदेशों के राजाओं के बारे में जाना है। 9 जातियों के बारे में, 9 राज्यों के बारे में अपन ने जाना है, जिनमें मालव, योधेय, अर्जुनायन, मारदक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपिक थे। इन सब के बारे में अपन लोगों ने चर्चा की है। इसके बाद में अपन लोग आज चर्चा करने वाले हैं समुद्रगुप्त की किस चीज़ के बारे में? तो समुद्रगुप्त की नीति क्या रही है विजित प्रदेशों के प्रति। विजित प्रदेशों के प्रति समुद्रगुप्त की नीति क्या रही है? विजित क्षेत्र के प्रति नीति, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने जब आर्यावर्त के क्षेत्रों को जीता था तो आर्यावर्त के क्षेत्रों को क्या किया, अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, आर्यावर्त को अपने क्षेत्र में मिला लिया, इसने शामिल कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज दक्षिणापथ की बात करें तो दक्षिणापथ का आपको पता होगा। दक्षिणापथ की बात करें तो इसने मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, उनको छोड़ दिया कुछ जुर्माना वगैरह लेकर के, ठीक है, मोक्षानुग्रह। तो इस तरीके की नीति है दक्षिण के लोगों के लिए अपनाता है। वाकाटकों से संबंधित क्या है? तो आप ये मान के चलो शायद कोई रिलेशन रहा होगा वाकाटकों से। वाकाटकों से
संबंध रहा होगा। ये चीज, ये नीति अपनाता है, ठीक है। तो ये सब इसकी नीति में आ जाता है। आक्रामक नीति अपनाता था युद्ध करने के लिए, और इसी आक्रामक नीति के कारण इसको विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये चीज़ होगी इसकी विदेश की नीति के बारे में, विजित क्षेत्रों के प्रति इसकी नीति के बारे में, जो आप अलग से पॉइंट को लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं इसके विदेशियों के साथ में क्या रिलेशन रहे हैं। विदेशियों के साथ में जैसे कि आपको पता होगा, एक व्यक्ति का नाम हमें देखने को मिलता है। कौन है वो व्यक्ति? वो श्रीलंका का मेघवर्णन है, उसका हमें इसके साथ में रिलेशन देखने को मिलता है। तो अपन दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, विदेशियों के प्रति क्या नीति रही है। विदेशियों के प्रति संबंध, या फिर कहें विदेशियों से संबंध के प्रतिनीति। हाँ, यही लिख लो, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। विदेशियों से इसका क्या संबंध रहा है, ये चीज़ अपन देख सकते हैं। तो विदेशियों के प्रति अगर अपन चर्चा करें ना, तो आप यही लिख लीजिए, विदेशियों से इसका संबंध, विदेशियों से संबंध, ठीक है। इस चीज़ को अपन समझते हैं। विदेशियों से संबंध की यदि चर्चा की जाए तो कुछ विदेशी राज्यों को समुद्रगुप्त के द्वारा अपने साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। और इसका जो अपन देखते हैं तो इसने जो क्षेत्र हैं, कई शक, कुषाण, मरुंड और सिंगल द्वीप जो अपना श्रीलंका हो जाता है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के साथ में इसके रिलेशन रहते हैं, और युद्ध लड़के कुछ को अपने अंडर में कर लेता है, कुछ को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। तो इसी तरीके से अपनाता है। कौन कौन हो जाते हैं विदेशियों के अंदर? शक कहाँ बसे हुए थे, मैंने पिछले वीडियो में शक वाले साम्राज्य के अंदर बताया है कहाँ कहाँ पर शकों का राज था, ठीक। दूसरे आ जाते हैं अपने कुषाण, ठीक है, कुषाण जिन्हें शाही, शाहानुशाही के नाम से भी जानते हैं। तीसरे आ जाते हैं अपने मरुंड की बात की जाए तो इसका आप याद रख सकते हैं अफगान, ठीक है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, तो आप ये याद रखना, ठीक है। सिंगल द्वीप के साथ में क्या रिलेशन रहा है? सिंगल द्वीप, और सिंगल द्वीप के अंदर यदि आप चर्चा करें तो आप ये जान सकते हैं कि सिंगल द्वीप का उस समय तात्कालिक राजा था मेघवर्णन। सिंगल द्वीप का राजा कौन था, इसको अपन पॉइंट को विशेष तरीके से समझ सकते हैं। मेघवर्णन, ठीक है। मेघवर्णन ने क्या काम करवाए थे? मेघवर्णन ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त के काल में। समुद्रगुप्त के राज्य में जो भी श्रीलंका से उत्तर भारत की ओर आता है तो वो बौद्ध विहारों में रहता था, तो इसलिए उनके लिए क्या काम किया था उसने? समुद्रगुप्त के काल में समुद्रगुप्त से मेघवर्णन ने अनुमति ली, और अनुमति लेकर के समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंदर बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। और कुछ उपहार भी इसको मेघवर्णन ने किसको दिए थे? समुद्रगुप्त को उपहार दिए समुद्रगुप्त को, ठीक है। इसके साम्राज्य के अंदर विहारों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसके तहत अपन कह सकते हैं संबंध क्या रहे हैं? अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त के मेघवर्णन के साथ में। तो ये हो जाती है अपनी चर्चा, जिसके बारे में अपन ने जान लिया। काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने समुद्रगुप्त के बारे में जान ली है। अब अपन चर्चा शुरू करेंगे अपनी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। और गुप्त वंश का काफ़ी समृद्ध और काफ़ी अच्छा शासक रहा है समुद्रगुप्त का पुत्र, ठीक है। पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम भी हो चुका है इससे पहले, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से इसका शासन 335 से 375 का रहा है, उसी तरीके से समुद्रगुप्त का जो शासन है 375 ईस्वी से
414 ईस्वी तक रहता है। तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, एक छोटी सी चीज़ है, इसको दिमाग में बैठा लेना, बार बार में याद करना ना पड़े। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 414 तक रहा है। तो अब इस व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। हेडिंग लगा लो, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकेंड, शासनकाल 375 से 414। ठीक है। इस व्यक्ति की बात करें तो इसने कई सारे, इसके अन्य नाम भी हमें देखने को मिल जाते हैं, अन्य नाम हमें देखने को मिल जाता है। अन्य नाम के अंदर आप याद रखिए, इसका सबसे प्रसिद्ध नाम रहा है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इसे जाना जाता है। इसके साथ में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम ये रहा है, स्टार लगा लेना और याद कर लेना, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसके अलावा कई सारी और उपाधियां हो जाती है, जैसे कि देवगुप्त, ठीक। इसके अलावा देवराज, देवराज, इसके अलावा देवश्री, एक उपाधि और हो जाती है जिसे अपन देवश्री कहते हैं। तो ये कुछ उपाधियां समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ली जाती है। विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। रट लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज को आपको बिल्कुल और बिल्कुल रट लेना है, चंद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय का पता ही है आपको कि समुद्रगुप्त का ये पुत्र रहा है, उत्तराधिकारी रहा है। समुद्रगुप्त का एक और भाई था, समुद्रगुप्त का एक और लड़का था जिसका नाम अपन देखने को मिलता है रामगुप्त। रामगुप्त ने अपना शासन संभाला था, आपको पता होगा, लेकिन रामगुप्त से शासन संभल नहीं रहा था। उसके काल में, रामगुप्त के काल में काफ़ी सारे, बोलते हैं ना, प्रांतीय राजा अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अपन देखें तो अपना क्या सिस्टम हो जाएगा, तो अपना सिस्टम ये हो जाएगा कि रामगुप्त के साथ में इसका संघर्ष चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मार दिया, मार करके शासन संभाल लिया। ठीक है। तो ये हो जाता है। और रामगुप्त की जो पत्नी थी उसको भी क्या करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, अपनी पत्नी बना लेता है। इसी के साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन शुरू हो जाता है। इसके लिए चंद्रगुप्त के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं तत्परिग्रह। तत्परिग्रहित, तत्परिग्रहित, ये एक छोटा सा शब्द काम में लिया जाता है चंद्रगुप्त के लिए। ठीक है। और इसका मतलब हो जाता है, ये शब्द का मतलब हो गया कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। मतलब चंद्रगुप्त को किसने नियुक्त किया है, इसके पिताजी ने, समुद्रगुप्त ने इसको नियुक्त किया है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, तत्परिग्रहित शब्द काम में लिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। अब आगे की अपन चर्चा करते हैं। आगे की अपन चर्चा क्या करेंगे, तो आगे अपन जानेंगे चंद्रगुप्त इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है। ये सामान्य जानकारी थी जो आपको याद रहनी चाहिए। अब अपन चर्चा करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जानकारी के स्रोतों की। और जानकारी के स्रोतों में तो आपको पता ही होगा, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों को अपन जानते हैं। इसी के तहत अगर बात करें तो हमें साहित्यिक स्रोत क्या क्या मिलते हैं, साहित्यिक। ठीक है। तो ये चीज़ अपन जानेंगे। सबसे पहली चीज़ साहित्यिक स्रोतों में पहली चीज़ फाहयान का यात्रा वृत्तांत। ठीक है। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, फोक्योकी। अब मैं फाहयान का नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पर उसके ग्रंथ का नाम लिखूंगा, फोक्योकी। ये ग्रंथ किसका है, चाइनीज ग्रंथ है, ये चीनी ग्रंथ है। चीनी एक बौद्ध भिक्षु भारत में आता है, उसके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। फाहयान जिसको आप जानते होंगे। पुराणों की बात करें तो पुराणों में कई सारे पुराण हो जाते हैं, जैसे कि पुराण हो जाते हैं, पुराण,
पुराणों के अंदर कई सारे हो जाएंगे। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक। इसके अलावा विष्णु पुराण, ठीक। और कौन से पुराण हो जाते हैं, और भी कई सारे अपने पुराण हो जाते हैं जिनको अपने को जानना चाहिए। एक पुराण और लिख लो आप, ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। पुराणों के अंदर कई सारे पुराण आ जाते हैं अपने, जिनको आप याद रख सकते हैं। साहित्य में और क्या चीज याद रख सकते हैं आप, धर्मशास्त्रों को याद रख सकते हैं। एक पॉइंट, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों के अंदर कौन कौन से ग्रंथ आएंगे अपने, तो धर्मशास्त्रों के अंदर आएगा नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कमांडक नीति शास्त्र। इन चीजों को भी आप लिख सकते हैं। नारद और बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ठीक। एक आ जाता है अपना कमांडक नीति शास्त्र, कमांडक नीति शास्त्र। तो ये अपने साहित्यिक स्रोतों में आ जाते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रंथ भी माने जाते हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोतों के अंदर देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम, ठीक। दूसरा अपना ग्रंथ हो जाता है विशाखी दत्त का ही दूसरा अपना ग्रंथ हो जाता है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ये अपने साहित्यिक स्रोतों में हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। एक और चीज़ साहित्यिक स्रोतों के अंदर आप लिख सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों में दूसरी चीज़ कौन सी हो जाती है अपनी, कालिदास की रचनाएं हो जाती है। कालिदास की रचनाएं हो जाती है, जिनसे भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक है। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो आप जानते होंगे कौन कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी हमें उपलब्ध कहाँ कहाँ से होती है। तो वो ग्रंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट अपना हो जाता है फोक्य की, जिसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चल करके। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब अपन चर्चा करते हैं अपनी आगे की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरा स्त्रोत अपन जानकारी की करते हैं। तो स्त्रोतों में दूसरा स्त्रोत कौन सा आता है, पुरातात्विक, पुरातात्विक। और पुरातात्विक स्त्रोतों में हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहली चीज़ें अपन ये देख सकते हैं कि हमें पुरातात्विक स्त्रोतों में सिक्के प्राप्त होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें सिक्के प्राप्त होंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें प्राप्त होगी अपने को पुरातात्विक स्रोतों में, और अपने को सिक्कों के अलावा अभिलेख प्राप्त होंगे, अभिलेख प्राप्त होंगे। और क्या चीज़ें प्राप्त होगी, सील व मुहर, मुहरें। ये चीज़ हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में प्राप्त होएगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें हमें प्राप्त होगी, कुछ स्मारकें भी हमें प्राप्त होगी, मूर्तियाँ वगैरह वगैरह, ठीक है, मंदिर वगैरह, कुछ स्मारकें हमें प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। चंद्रगुप्त के जिस प्रकार से मैंने आपको समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में चर्चा की है, उस प्रकार से आप इस चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगला पॉइंट अपना यही होने वाला है, ठीक है। तो स्त्रोतों के अंदर मैं सबका विस्तार से चर्चा करता हूँ, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहला पॉइंट अपना हो जाता है सिक्के। और सिक्के के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप सिक्के के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के के बारे में आप क्या जानते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता है।
सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त के सिक्के हमें कई प्रकार की धातुओं से बने हुए मिलते हैं, अनेक धातुओं से मिलते हैं। जैसे कि अपन अगर देखें तो हमें सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं, चांदी के सिक्के, ठीक, और क्या प्राप्त होता है, हमें तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक, और कौन से प्राप्त होते हैं, शीशे के सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इतने प्रकार के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं चंद्रगुप्त के शासनकाल में। पहली चीज कौन कौन सी धातुओं के मिलते हैं वो चीज मैंने आपसे चर्चा की। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो और सिक्के जो है वो कई प्रकार के हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि सिक्कों पर जैसे चित्र बने हुए होते हैं ना, तो उस हिसाब से इसके प्रकार बांट दिए जाते हैं। जैसे कि हमें धनुर्धर, धनुर्धर, घुड़सवार, दूसरा हो जाता है घुड़सवार, ठीक, और कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है छत्र, छत्र धारण किए हुए हो जाता है। एक सिंह घातक प्रकार का हो जाता है, सिंह घातक प्रकार का सिक्का हो जाता है। तो इस प्रकार के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। और सिक्कों से ही हमें एक जानकारी और उपलब्ध होती है, पश्चिमी क्षत्रपों की विजय, पश्चिमी क्षत्रपों की विजय का उल्लेख। अब ये मत पूछना कि पश्चिमी क्षत्रप कौन थे, पश्चिमी क्षत्रप कौन थे, इस चीज़ के बारे में अपन ने शक साम्राज्य को जब पढ़ा था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था इस चीज़ के बारे में। तो पश्चिमी क्षत्रपों के बारे में चर्चा की है अपन लोगों ने, और पश्चिमी क्षत्रपों से पर विजय की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इस चीज़ का हमें उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, उसी के सिक्कों से प्राप्त होता है। धनुर्धर प्रकार के सिक्कों की चर्चा की जाए तो इन सिक्कों पर भी हमें कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती है, ठीक है। इस पर उपाधि लिखी हुई मिलती है। क्या लिखी हुई मिलती है, उपाधि। और उपाधि क्या लिखी हुई मिलती है, देवश्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त, देवश्री महाराजा ये शब्द हमें इतना बड़ा शब्द सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है, देवश्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त, ये हमें सिक्के पर लिखा हुआ मिलता है। और इसी धनुर्धर सिक्के की बात करें तो इसी धनुर्धर सिक्के पर कुछ और भी हमें अंकित मिलता है, जैसे कि गरुड़ का चित्र और लक्ष्मी का चित्र। गरुड़ व लक्ष्मी का चित्र भी सिक्कों पर, धनुर्धर प्रकार के सिक्कों पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और दूसरा सिक्का अपना हो जाता है कौन सा, सिंहासन प्रकार का। एक सिक्का और लिख लीजिए आप, सिंहासन, ठीक है। सिंहासन प्रकार के सिक्के की बात की जाए तो सिंहासन प्रकार के सिक्के पर भी शब्द लिखा हुआ मिलता है। और शब्द क्या लिखा हुआ मिलता है, रूपकृत, ठीक। दूसरा शब्द लिखा हुआ मिलता है विक्रमादित्य। ये दो शब्द हमें सिंहासन प्रकार के सिक्के पर मिलते हैं, रूपकृत और विक्रमादित्य। छत्र प्रकार के सिक्कों की चर्चा की जाए तो छत्र प्रकार के सिक्के पर एक बोने का चित्र है जिसने छत्र उठा रखा है, ठीक है। तो ये चित्र हमें प्राप्त होते हैं। सिंह घातक प्रकार के चित्र की बात की जाए तो उस पर शब्द लिखा हुआ मिलता है अपने को सिंह विक्रम। नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सिंह घातक प्रकार के सिक्के पर क्या लिखा हुआ मिलता है, सिंह विक्रम। छत्र प्रकार के सिक्के पे क्या लिखा हुआ मिलता है, एक बोने का चित्र और वो छत्र उठा रखा है, ठीक। तो ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। अब अगली चर्चा अपन करते हैं अभिलेखों की। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों पर क्या क्या हमें उल्लेख मिलता है, इस चीज की अपन लोगों ने चर्चा की पुरातात्विक स्रोतों में। अब बात करते हैं अपन अभिलेखों में।
अभिलेख, ठीक। और अभिलेखों पर हमें क्या क्या लिखा हुआ मिलता है उस चीज की अपन लोग चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त कालीन जो हमें कई सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं, पता ही है, पत्थर पे, शिलालेख पर, ताम्रलेख पर हमें कई तरीके से प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक स्तंभ हमें प्राप्त होता है, लोहा स्तंभ। कहां से प्राप्त होता है? मेहरौली से। मेहरौली का लोहा स्तंभ, ठीक है। ये चंद्रगुप्त कालीन हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा उदयगिरी का, दूसरी चीज उदयगिरी का गुहालेख कहां से प्राप्त हुआ है? एमपी से, ठीक है। सांची, विदिशा से हमें लेख प्राप्त होते हैं। सांची, सांची विदिशा, यहां से भी अपने को लेख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बसरा से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। सांची विदिशा से प्राप्त होते हैं, एक चीज और बसरा से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। बसरा अभिलेख, तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। चंद्रगुप्त कालीन हमें ये भी चीजें हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा मुहरें भी हमें प्राप्त होती है। धातु और मिट्टी दोनों प्रकार की हमें मुहरें प्राप्त होती है, जिनकी अपन चर्चा कर सकते हैं। मुहरें, मुहरों में यदि बात की जाए तो हमें किस प्रकार की प्राप्त होती है? धातु व मिट्टी की, ठीक है। और मुहरों से ही हमें कई सारे पदों की भी, पदवियों का भी हमें उल्लेख मिल जाता है। और मुहरें जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हमें मथुरा से, बनारस से, नालंदा से प्राप्त हुई है। ये चीज भी याद रखना, मथुरा, बनारस, नालंदा, इन क्षेत्रों से हमें मुहरें प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य चीज़ों बात करें पुरातात्विक स्रोतों में, तो अन्य चीज़ें अपने को पता ही है। मंदिर हो गया, कोई स्मारक हो गई, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है? मूर्तियां हो गई, ठीक। और क्या हो सकता है? दीवारों पर चित्र मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने को प्राप्त होती है। सिक्के प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं, मुहरें प्राप्त होती है। ये सब हमें चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आज फिर से अपना एक छोटा सा पॉइंट रह ही गया। पूरी चर्चा तो कर नहीं पाते हैं आधे घंटे में, लेकिन काफ़ी है इतनी चर्चा। अपन लोगों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी के स्रोतों की चर्चा की है। बाकी चीज़ चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण के समय, चंद्रगुप्त के समय जो जब राजा बनता है तो इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी उसकी चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां क्या क्या रही है उसकी चर्चा करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें अपनी हैं जो अपन कल चर्चा करेंगे, जिनमें अपनी चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख आ जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की चर्चा अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी है।